अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु शरतकालीन गन्ने की फसल में जरूरी कार्य। लहसुन की फसल में लगने वाले कीट एवं इनका नियंत्रण। अपने राजस्थान भाइयों ने शरतकालीन गन्ने की बुआई नवंबर माह में की है। उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इसी अवस्था पर फसल में सिंचाई एवं कीटों की रोकथाम नहीं करने पर पौधे सूखने लगते हैं, क्योंकि इस अवस्था पर धड़ छेदक जैसे कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए गन्ने की फसल की उचित बढ़वार के लिए इस अवस्था पर इन कार्यों को करना जरूरी है। आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह से। अक्टूबर से लेकर के जो है नवंबर भर जिसकी प्लांटिंग हुई है, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने खेतों में शुरू से ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके पौधा हमारा गन्ने का कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हमारा गन्ने का पौधा जो है 1 महीना का हो जाता है तो उसमें सलाह दिया जाता है कि पहली सिंचाई आप अवश्य कर दें, ताकि जो पौधा जो आंख नहीं अंकुरित हुआ है वह अंकुरित हो जाए और जो अंकुरित किया है उसको जो है तेजी से बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद जो गन्ने में जो है रासायनिक खाद का जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है, उसमें करीब 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली सिंचाई के उपरांत देना चाहिए, जिससे कि हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी हो और पौधे को जो है उसको जो है भोजन मिल सके। उसमें सिंचाई करने के उपरांत जो हमारे कतार से कतार जो 90 सेंटीमीटर की दूरी है, उसमें हल से रीजर के द्वारा इंटरकल्चरिंग अंतरकर्षण अवश्य करें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन क्रियाओं को करने से पौधों की जड़ों में वायु संचार अधिक होता है। इससे पौधों की वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होती है तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गन्ना का पौधा जो अक्टूबर में हम लोग रोपाई कर चुके होंगे, उसमें खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हो तो गन्ने रोप के कम से कम जो है 50 दिन के उपरांत उसमें 2,4-D दवा जो है 1.25 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके गन्ने के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसमें छिड़काव करेंगे तो अवश्य आगे चलकर लतर के घर जो है खरपतवार तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इन समूह खरपतवारों का खरपतवार नाशी दवा डालने से उसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों यांत्रिकी विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि से गन्ने की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर करते हैं तथा दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद करते हैं। इस विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। इस तरह किसान भाई अपने खेतों में घूमते रहें, घूम कर देखते रहें कि कोई पौधा तो उसमें सूख तो नहीं रहा है, उसका पीका सूख तो नहीं रहा हो। जिस गन्ने के पौधे का पीका अगर सूख रहा हो तो उसे रूट और शूट बोरर के कारण ये सूखता है, उसे खींचेंगे आप बीज का पीका तो आसानी से निकल जाता है। उसको खुरपी के द्वारा या किसी तेज औजार के द्वारा
जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर सटाकर उसे काट कर निकालने का कार्य अवश्य करें और उसमें सिंचाई करते रहें। जब हम सिंचाई कर देंगे तो हमारे रूट बोरर, शूट बोरर जो कीड़ा है उसका भी निदान हो जाएगा। फसल में अंकुर बेधक कीटों का प्रकोप अत्यधिक हो जाने पर किसान भाइयों इनकी रोकथाम के लिए आप रासायनिक विधि को अपना सकते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से फसल में इनका प्रकोप कम हो जाता है और आगे आने वाले समय में हमारे गन्ने का जो है बढ़वार अच्छी होगी और अच्छा उपज प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। लहसुन की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगा रखी है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल पर कुछ कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यदि समय रहते किसानों द्वारा इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इन कीटों के कारण फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, आप इस नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK खंडेलवाल। आपने अपने खेत में लहसुन की फसल यदि लगा रखी है और बढ़िया उन्नत किस्म का बीज काम में लिया है, आपने अच्छी मेहनत की है, फसल अच्छी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसमें कीट एवं बीमारियां लगती हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कई तरह के रस चूषक कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन कीटों के द्वारा लहसुन की फसल में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को बहुत कम लहसुन का उत्पादन ही मिल पाता है। लहसुन में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं उसमें थ्रिप्स मुख्यतः है। थ्रिप्स की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान होता है और जिन फसल में थ्रिप्स लगता है, यदि उन फसल में पौधों को अपन गौर से देखें तो पत्तियों पे सफ़ेद रंग के या हरे रंग के चकते से दिखाई देंगे। ये जो चकते होते हैं ये थ्रिप्स की वजह से होते हैं। यहाँ से थ्रिप्स जो है वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं और उनके प्रकोप की वजह से यहाँ पे चकते बन जाते हैं। इसकी वजह से जो फसल है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और यदि फसल की प्रारंभिक अवस्था में इनका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि फसल में कंद जो है बहुत ही छोटे आकार के या नहीं के बराबर बनते हैं, तो इससे काफ़ी फसल को नुकसान होता है और जिसकी वजह से हानि उठानी पड़ सकती है। जो कीट है दूसरी फसलों में भी, जैसे आपके खेत में मान लो लहसुन की फसल नहीं है तो ये कीट दूसरी फसल में आश्रय ले लेता है और जब आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो ये वहाँ पे आकर के और ये नुकसान करता है। लहसुन की फसल में इस भारी नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस थ्रिप्स कीट का नियंत्रण करें। तो किस प्रकार से करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो क्यों ही अपन देखें कि यदि सफ़ेद रंग के छोटे चकते से दिखाई दे रहे हैं पत्तियों के ऊपर, तो उसी समय इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए जो कीटनाशी अपन प्रयुक्त ले सकते हैं उसमें मेलाथियन यदि अपन काम में ले रहे हैं तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करें। इसके अलावा डाइमेथोएट भी काम में ली जा सकती है, उसके लिए 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाएं। प्रोपेनोफॉस यदि अपन काम ले रहे हैं तो 0.8 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करें और इस तरीके से स्प्रे के जो घोल बनाते हैं उसमें स्टिगर मिलाना बहुत ही आवश्यक है। स्टिगर एक टंकी में 1 से 2 ml की मात्रा मिलाते हैं और स्टिगर मिलाने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि लहसुन की जो पत्ती होती है वो चिकनी होती है। यदि अपन ऐसे छिड़काव करेंगे तो वो जो पानी है वो पूरा बह करके नीचे आ जाएगा और पत्तियों पे चिपकेगा नहीं। स्टिकर मिलाने से जो घोल है आपका कीटनाशी का ये पत्तियों पे चिपकेगा और लंबे समय तक वहाँ पे चिपका रहेगा। तो जो अपन ने कीटनाशी का जो छिड़काव किया है वो कीटनाशी दवा का असर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और वो उसकी वजह से जो कीट नियंत्रण है वो प्रभावी रूप से हो पाएगा। यदि आवश्यकता महसूस हो दवा का जो छिड़काव है 15 दिन के बाद में पुनः दोहराएं।
इस कीट के अलावा लहसुन की फसल में और कौन सा कीट लगता है ताकि आप इन्हें पहचान कर समय रहते नियंत्रण कर सकें, तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में एक दूसरा कीट भी लगता है जिसको माइट्स बोलते हैं। माइट्स को यदि अपन नंगी आंखों से देखें तो ये दिखाई नहीं देगी, लेंस की सहायता से अपन देखें तो दिखाई दे जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म आकार के कीट होते हैं और ये जो पत्तियां होती हैं उनकी सिराओं से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह के फसल में या तो कंद बिल्कुल छोटे आकार के बनते हैं या कंद कई बार बनते ही नहीं है। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए एक तो स्वस्थ बीज काम में लेना चाहिए और बीज लेने बुआई से पूर्व यदि मिथाइल ब्रोमाइड से धुआं करके और इसको उपचार करें तो इस फसल में माइट्स का नियंत्रण हो जाता है। इस तरीके से माइट से बचाव कर सकते हैं। इस तरीके से उचित समय पे उचित नियंत्रण और स्वस्थ बीज को काम में लेकर के और लहसुन की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में इस समय रबी फसलों की बात की जाए तो बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और रबी फसलों को चूहों के द्वारा काफी क्षति पहुंचाई जाती है। और जिस खेत में इसका प्रकोप अधिक होता है उस खेत में लगी फसल की उत्पादन में भारी गिरावट देखी जाती है। इसके साथ साथ चूहों द्वारा भंडारण गृहों में भी काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो खेतों में खड़ी रबी फसलों और भंडारण गृहों में चूहों का नियंत्रण कैसे करें? मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसान भाइयों चूहा नियंत्रण एक अभियान के तहत लें। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि चूहा एक सबसे शंकालु जानवर है। इसकी जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण यह भी है कि यह साल में दो से 3 बार बच्चे देती है और एक बार में करीब 5 से 7 बच्चे देती है। किसान भाइयों, चूहों द्वारा फसलों में तो भारी नुकसान पहुंचाया ही जाता है। इसके अलावा भंडार गृहों में भी चूहे अनाज को खाकर और मल मूत्र करके हानि करते हैं। तो इस भारी नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो इसलिए किसान भाइयों, इसका एक अभियान के तहत इसका नियंत्रण करना है। इसके लिए किसान भाइयों हमें कम से कम 10 दिन का हमें एक शेड्यूल बनाना है। उससे क्या होगा कि इसका हम पूरे 100% हम इसका निजात पा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप प्रथम दिन आप उसमें खेत में जाएं और जो भी चूहे के जो बिल हैं उन बिलों को हमें अच्छी तरह बंद कर देना है। बिलों के आसपास जो खरपतवार है या जो उसके कोई शरण स्थल है उसको हमें उसको हटा देना चाहिए। इसका मुख्य कारण ताकि चूहे को क्या है कि उसके आसपास कोई खाने का कोई भी मिल नहीं सके। और जब दूसरे तीसरे दिन आप जाएंगे जो खुले हुए बिल दिखेंगे, मतलब वो आबाद बिल है, उसके अंदर आपके चूहे, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चूहे यहाँ हैं और चूहे की संख्या का जो उसको होने वाले नुकसान का हमें एक आइडिया हो जाएगा। और साथ ही हम चुग्गे की जो हमें बनाना है उसके लिए उसकी मात्रा का भी हमें एक निर्धारण हो जाएगा, कितना हमें जहर काम में लेना है। तो सबसे पहले हमें उसको जहर नहीं देना है। उसके लिए हमें दूसरे और तीसरे दिन हमें क्या करना है कि विषहीन चुग्गा खिलाना है। चूहों का नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि आप इनके लिए विष चुग्गा बनाएं। तो आप किस तरह से बनाएं विष चुग्गा, आइए जानते हैं। अगर हम 1 किलो का विषहीन चुग्गा बना रहे हैं तो हमें 900 ग्राम आटा लेना है। मक्का का आटा सबसे बेहतर रहेगा। इसमें हम 20 ग्राम हमें तेल, मीठा तेल हो या सरसों का तेल हो वो मिला सकते हैं और 20 ही ग्राम हमें गुड़ मिलाना है। और हमें क्या करना है कि उसकी चुग्गा है उसको 10 ग्राम प्रति बिल के हिसाब से हमें शाम के समय बिलों के पास हमें उसको रखना है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर हमें उसके बिलों के पास रखनी है, ताकि क्या होगा कि चूहे में एक बेहिचक खाने की आदत पड़ जाएगी। उसको ये नहीं लगेगा कि डायरेक्ट हम जहर खा रहे हैं। उसके बाद और उसको विष शंकालुता भी नहीं होगी। चौथे दिन हमें क्या करना है कि किसान भाइयों हमें विषैला चुग्गा खिलाना है।
जब उसकी आदत बन जाएगी तो हमें क्या करना, विषैला चुग्गा बनाने के लिए किसान भाइयों हाथों में आप दस्ताने जरूर पहने जो, और नंगे हाथों से इसको नहीं बनाए। किलो विषैला चुग्गा बना रहे थे किसान भाइयों, हमें 940 ग्राम आटा लेना है और 20 ग्राम हमें जहर जो जिंक फास्फेट जो दवाई आती है उसको लेनी है, 20 ग्राम हमें तेल लेना है और 20 ग्राम हमें गुड़ लेना है। इस तरह जो छोटी छोटी गोटियाँ बनाकर हमें जो उसके बिल है उसके पास 10 ग्राम प्रति बिल के हिसाब से हमें शाम के समय रखनी है। फिर हमें क्या करना है, 5वें और 6ठे दिन आप क्या करेंगे कि जो मरे हुए चूहे हैं उनको हमें एकत्रित करके इनको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है ताकि अन्य चूहों को इसके शंका नहीं हो और कोई पक्षी इनको नहीं खा पाए। फिर हमें क्या करना है कि 8वें दिन हमें क्या करना है कि हमें आंतचन रोधी जिसको कि एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जिसके अंदर की ब्रोमोडियोलिन जो होती है या सुपर वारफेरिन के नाम से बाजार में दवाई आती है, इससे क्या होती है कि इस दवाई को खाने से किसान भाइयों चूहा एकदम नहीं मरता है, इसकी विष संकुलता भी नहीं होती है। तो इसको शाम के समय आप क्या करेंगे, इसके जो केक आता है उसको केक को हमें उसके बिलों के आसपास इसको हमें रख देना चाहिए, जिससे क्या होगी कि चूहे जो होंगे वो एकदम नहीं मरेंगे, तो विष संकुलता नहीं होगी और उससे क्या होगा 2 से 3 दिन में बाकी जो चूहे हैं वो भी उस दवाई को खा लेंगे और वो फिर 2 से 3 दिन बाद वापस मरने लगेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि लगभग सभी चूहे अगर ख़त्म हो जाएंगे। फिर अपने को क्या करना है कि 90 दिन क्या करना है कि जो उनके बिल हैं उनके अंदर हमें एल्यूमिनियम फास्फाइड जो आती है जिसको सेल्फोस की कहते हैं, इसको 1 गोली प्रति बिल के हिसाब से हमें उसके अंदर डाल देना चाहिए। यह जब एल्यूमिनियम फास्फाइड जब किसान भाइयों आप डाल रहे हैं तो उस दिन ये ध्यान रखें कि उस दिन आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए, आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बारिश की संभावना नहीं हो। यदि चूहों की संख्या फसलों और भंडार गृहों में कम है तो इनको पिंजरों द्वारा पकड़कर मार सकते हैं। इस प्रकार से सामूहिक तरीकों से ही चूहों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि चूहा नियंत्रण सभी किसान भाइयों एक अभियान के तहत करें, जिससे कि फसलों में जो भारी नुकसान हो रहा है उससे आपको निजात पाया जा सकेगा और उत्पादन में आपके वृद्धि होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जामताड़ा के कृषक राजेंद्र महतो ने। यह मसूर की फसल में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि दलहनी वाली फसलों में खास तौर से मसूर, मटर, अरहर इस सब में किसान भाइयों, अगर बात करें मसूर की खेती में खरपतवार नियंत्रण की तो बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए और इसके बाद एक सिंचाई फूल आने के पूर्व करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अनुशंसा की गई है कि 2% यूरिया का घोल, ये अगर फ्लावर आने के पहले किया जाता है उसकी संख्या बढ़ती है और टोटल उत्पादन में बढ़ोतरी होता है। उसमें 2% यूरिया का स्प्रे अवश्य करें। कि खेत में उकठा लगा हुआ है, उकठा मन से पौधे पीले होके सूख जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ये देखना है कि उसमें क्या पिछले साल मसूर लगा है या किन कारण से उकठ रहे हैं। तो पौधे को अगर आप मिट्टी समेत अगर निकालेंगे तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत से जगह पर जो दीमक है वो काट देते हैं, उसके वजह से सूखता है। दूसरा रूट है जिसको उकठा रोग कहते हैं, उसके असर से उकटता है। कार्बेंडाजिम का 0.01% यानी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से ट्रेंचिंग करना ज़्यादा सुविधा है कि पानी का ज़्यादा मात्रा में उसको घोल के या पूरा एक तरह से हल्की सिंचाई कर देना। ज़्यादा और बढ़ रहा है तो इसमें मॉलिब्डेनम का प्रयोग जो 1 ग्राम 5 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, ज़्यादा लाभकारी होता है। मॉलिब्डेनम जो है अमोनियम मॉलिब्डेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों, अगर मसूर की फसल में बात करें कीटों की तो इसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें माहू कीट का प्रकोप हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए डाईमिथोएट कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर मात्र
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो मौसम चल रहा है पाले का, अगर इसमें नमी का, वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे में इसमें रोग, स्टेम फाइलम रोग आजकल प्रभावित करता है। जनवरी के महीने में अगर ह्यूमिडिटी होता है, ऐसी स्थिति में प्रिकॉशनरी तौर पर आप मेटलैक्सिल का आप स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इससे क्या है कि वो जो स्टेम फाइलम है वो उस पे नियंत्रण आप पा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जायद सब्जियों की उन्नतशील किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। जैविक गन्ना की खेती कर एक किसान गुड़ बनाकर कमा रहे हैं 3 गुनी आमदनी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 500512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।